आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इग्नू का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट ईयर का कोड है। तो हमारा ऊर्जा संसाधन है, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा एक वो स्थिति होती है या फिर वो एक पदार्थ होता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भी पादप यंत्र को या फिर किसी भी मशीन या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो उसको चलने या फिर उसको वर्क करने या फिर उसको सेव करने में काफ़ी सहायक होता है। अब जैसे कि लाइक डेट कि अब हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तभी तो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है एंड हम अपने बॉडी को चला पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा महज ये नहीं है कि हाँ आप गैसीय ऊर्जा हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हो गया या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा हो गया। तो ऊर्जा किसी भी तरीके के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे भी तो फोटोसिंथेसिस का माध्यम से अपना फूड बनाते हैं, तो वो भी तो एक ऊर्जा ही है। तो हम इसी में बात करेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना। आधुनिक समय में ऊर्जा का औद्योगिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इससे हमने पहले प्रीवियस 6 चैप्टर को कवर कर लिया था और इसका एक मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि उसी में से पूरा का पूरा एग्जाम आपका आएगा। तो आप उसको ज़रूर विजिट कर ले। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है। देखिए, आधुनिक समय में ऊर्जा का व्यवस्था है ना, वो औद्योगिक तथा बिजली व्यवस्था अथवा बोल सकते हो जनरेटिंग व्यवस्था से संबंधित है। अब ऊर्जा इसमें आपका बिजली हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, आपका प्राकृतिक ऊर्जा में आपका पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, आपका ज्वार भाट ऊर्जा हो गया, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन के रूप और ऊर्जा के व्यवस्था में संसाधन के रूप में ऊर्जा। देखिए, संसाधन के रूप में ऊर्जा की बात की जाए तो यानी कि रिसोर्सेज। आज के टाइम पे ना हद से ज़्यादा ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तौर तरीके की ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अपने घर में हैं, तो हम अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि बिजली का ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो 3% का उपभोग करके, जबकि इसका तुलना अब हम बात की जाए तो हमारे भारत से 3% ऊर्जा ही हम प्रतिशत जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, और अमेरिका का मात्र जनसंख्या के अकॉर्डिंग 6.25% जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पे ऊर्जा का खपत जो है 30% के आसपास है। यानी कि भारत में विश्व की जनसंख्या 16% के रूप में देखी जाती है, जो कि 3% वो ऊर्जा उपयोग करती है, खपत करती है। लेकिन अमेरिका में 6.25% जनसंख्या विश्व के अकॉर्डिंग, लेकिन वो 30% यानी कि देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा ऊर्जा का खपत करता है। ऐसा क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था, फैक्ट्रीज, उद्योग और कारखाने इत्यादि इन सभी के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। ऊर्जा जिसमें हम गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। गैर पारंपरिक में जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपका वो ऊर्जा आता है जो हम पर्टिकुलर ये कभी ख़त्म नहीं हो पाता, ठीक है। और ये डे बाय डे हम किसे बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे जीवाश्म मात्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब ऐसे ऊर्जा है ना, कभी ख़त्म नहीं हो सकती और इनसे नाम मात्र का पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। पोल्यूशन लेवल भी बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद पारंपरिक ऊर्जा की बात की जाए तो गैस ऊर्जा हो गया, कोयला ऊर्जा, कोयला को जला के उसके भाप के इंजन व्यवस्था को टरबाइन से चलाते हुए ऊर्जा उपयोग किया जाता है। तो ये सब वो ऊर्जा है जो ये संसाधन आज के टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा और इसमें पोल्यूशन लेवल अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो देखिए, आपको मैंने बता ही दिया कि गैर पारंपरिक स्रोत जो वो हैं, जो आपके वो ऊर्जा होते हैं जो पर्टिकुलर बात की जाए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बायो ऊर्जा जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। इसमें जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ही ईजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता दिया है।
कि ये वो सब ऊर्जा होती है जो पर्टिकुलर आप में बोल सकते हैं कि प्रदूषण लेवल कम करती हैं और ना के बराबर करती है। अब सौर ऊर्जा यानी कि जो बोल सकते हैं कि सूर्य की किरणों से जो है सोलर पैनल के रूप में जो है ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, सूर्य की किरणें इस पैनल पे पड़ती है, देन ये इलेक्ट्रिसिटी पीछे इसका एक केबल, एक पॉइंटर होता है ब्लैक कलर का, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो पॉइंटर जो है बैटरी में जाकर जो है सेव करता है और बैटरी जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जैसे कि यहाँ पे बता भी दिया गया सुंदर डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बैटरी जो लगा हुआ और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर को चला रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, सौर ऊर्जा का एक उदाहरण है। अब जैसे कि यहाँ पे अब आपका बोल सकते हैं कि ये आपका कुकिंग करते समय जो भाप होता है, वो भाप को भी हम टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि कोयले के रूप में ईंधन अगर अत्यधिक मात्रा में तपवनशील है यानी कि जल रहा है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के माध्यम से हम देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया भी गया है कि जो हाइड्रोजन बन रहा है उसको सेल के माध्यम से हम यूज़ करके बल्ब को जला पाते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि भूतापीय यानी कि जो बोल सकते हैं कि विद्युत इंजन का जो है टरबाइन जो है भूतापीय कुओं के रूप में जो है यहाँ पर शेल होते हैं, और ये उसके बाद ये टरबाइन जो है भूमि के अत्यधिक गर्म ज्वलनशील व्यवस्था को लेके और ये टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जो है मोटर को घुमाता है, मोटर फिर विद्युत बनाते हुए फिर ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। देन स्टूडेंट्स अब आ जाता है हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है आपका विंड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। फिल्मों में आपने बड़ा देखा होगा कि रेगिस्तान के रूप में जो है ये अलग अलग खाली स्थानों पर जो है पवन जो पंखड़ियाँ घूमती है वो जो है उनके पीछे एक बोल सकते हो मोटर लगा हुआ था, और छोटा सा मोटर जो है दूसरे मोटर को नीचे जो है ज्वाइंट होता है और वो दूसरे मोटर को घुमाने का काम करता है। देन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा जो है तेल रिसाव के रूप में जो है भारत में ऊर्जा का लगभग 30% भाग जो है इसी से उपयोग किया जाता है। अभी भी देख लीजिए स्टूडेंट, 1999 का प्रतिशत औसत जो है 19 लाख बैरन तेल को उपयोग किया गया था, और इसके आने वाले वर्ष तक 30 लाख बैरन प्रतिशत हो जाएगा, उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि देख लीजिए कितना अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए तेल का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद प्राकृतिक गैस की बात की जाता है। भारत में ऊर्जा की मांगों का लगभग 7% जो है बिजली प्राकृतिक गैसों से उत्पादित करता है, जैसे कि पेट्रोसाइन जो है ऊर्जा प्राकृतिक गैस का एक नेचुरल गैस है जो कि इसके माध्यम से पूरा किया जाता है। उसके बाद कोयला। भारत में अपनी कुल ऊर्जा मांग के आधे से अधिक जो है कोयले पर निर्भर है। देख लीजिए कोयले पे निर्भर है भाई, यहाँ पे देखिए, क्योंकि टरबाइन और जो आप देख रहे हो डैम वगैरह, अभी भी हमारा डैम इतना जनरेट नहीं कर पाता, अत्यधिक मात्रा में कोयले से ऊर्जा आपको प्राप्त किया जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है हाइड्रो पावर जो है, यानी कि पन बिजली के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे कि आपने डैम देखा होगा, डैम इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी जो है नीचे आपका पड़ता है और यहाँ पे एक पंखड़ियाँ होती है, पंखड़ियों को घुमाता है और पंखड़ियाँ टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन मोटर से कनेक्ट होता है, मोटर फिर बोल सकते हो कि बिजली जनरेट करता है, तो वो फिर जनरेटर से कनेक्ट होकर स्टोर करता है, देन वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपका बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपका आ जाता है एक परमाणु बिजली संयंत्र जो है, यहाँ पर वह ऊर्जा बनाई जाती हैं जो पर्टिकुलर अत्यधिक जो है, जैसे यूरेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इन सब ने आपने देखा होगा कि इनमें ऊर्जा इतना अत्यधिक मात्रा में होता है कि अगर आधे किलो यूरेनियम का यूज़ करना कोई सीख जाए तो पूरे भारत में बिजली, अगर मैं बात बोलूँ तो कितने दिनों तक हो जाएगा, पूरे भारत को कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर जो है बहुत ही मतलब अनकॉन्शियस है, अभी तक यूरेनियम का यूज़ किया जाने की व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं देखने को मिली है और ना किसी देश के द्वारा देखने को मिली। अब उसके बाद हमारा आ जाता है पृथ्वी के ऊर्जा आधार के धारण क्षमता। अब देखिए क्षमता यानी कि कैपेसिटी। देखिए सबसे बात कर ली जाए तो पृथ्वी का एक अपना भी ऊर्जा होता है जो पृथ्वी के द्वारा जो है दीर्घ काल तक जो है वो रह सकता है।
और जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है ये ऊर्जा दिन पे दिन अब ख़त्म भी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि में औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा का मांग जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अनुमान है कि 2050 से इतना अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का मांग डिमांड बढ़ जाएगा कि आने वाले टाइम में ऊर्जा एकमात्र जो है स्वरूप का चयनित व्यवस्था बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे चयनित एशियाई देशों में ऊर्जा का जो मांग 1980 से लेकर 2000 तक रहा है वो किस तरीके से, भारत तीसरे स्थान पे रहा है, जापान दूसरे पे और चीन पहले स्थान पे रहा है। तो ये किस तरीके से डे बाय डे बढ़ता हुआ नज़र आया है। देखिए ग्रोइंग स्ट्रैटेजी देखिए कहाँ से सडनली यहाँ इंक्रीज होने लगा, ठीक है। अब ये कहाँ ऐसे जा रहा था लेकिन कहाँ से ये सडनली ऐसे इंक्रीज हो, क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे लोग शिक्षित होने लगे तो हर चीज़ ऊर्जा पे डिपेंड होने लगा और डे बाय डे ऊर्जा की मांग बढ़ती गई और औद्योगिकरण व्यवस्था का हुआ। देन उसके बाद क्या है, ऊर्जा अत्यधिक खपत होने लगा और औद्योगिकरण, जैसे कि आप डिजिटल सिटीज़ देख रहे हैं, आप देख तो रहे होंगे कि बहुत बड़ा लाइटनिंग बहुत अच्छा शो होता है, जैसे शिकागो हो गया, दार्जिलिंग हो गया, या फिर आपका सिंगापुर हो गया, या फिर आपका मतलब अलग अलग स्टेट हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया बोल सकते हो कि शिकागो क्षेत्र में देख लो आप, उसका एक विजुअलाइज ही अलग है, सिंगापुर नाइट का विज़न देख लो, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इन ऊर्जाओं का खपत इसी तरीके से तो हो रहा है, इन ऊर्जाओं का अत्यधिक मात्रा में उपयोग इसी तरीके से तो किया जा रहा है। एशियाई विकास के अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है और एशियाई क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एशियाई क्षेत्रों में ही अत्यधिक जो है देशों का स्वरूप जो है अत्यधिक मात्रा में देखने को मिला है। भावी ऊर्जा की ऊर्जा आवश्यकता और संरक्षण। अब देखिए ऊर्जा का संरक्षण हम कब अपने आसपास के सोसाइटी में देख सकते हैं कि आप लोग देखते होंगे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि लाइट स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं और जलता रहता है, रूम का फैंस और लाइट्स चलते रहते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत अपने आप में एक बोल सकते हो कि एक अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप उन सबको सिक्योर कर सको, थोड़ा कंजर्व कर सको, कंज्यूम कर सको, ठीक है। और आप अपने बोल सकते हो शहरी वाहित मल में भी जो है सीवर से भी आपकी ऊर्जाओं का जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जैसे एलपीजी गैस का निर्माण किया जाता है, कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल से जो है किया जाता है। सौर ऊर्जा, जो कि आज मैंने बता ही दिया कि आपका ये सब क्या है, आपके ऊर्जा के महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके अंतर्गत हम अपने स्वरूप में आसपास के वातावरण में देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है सारांश, यानी कि सारांश की बात की जाए तो देखिए सारांश जो है पर्टिकुलर पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है, समरी होता है। तो इस चैप्टर में हमने आधुनिक औद्योगिक समाज का दर्शन किया जिसमें ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की अत्यधिक डिमांड यानी कि एक्सट्रेबल डिमांड की व्यवस्था देखने को मिल रही है, डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा 7th चैप्टर जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ आपका अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे कवर करेंगे और इससे पहले जो भी चैप्टर्स करवा दिया गया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके अपने पूरे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और इसके मास्टर वीडियो को भी मैं अपलोड कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको पहले बता दिया, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।